मॉनसून का आगमन हो गया। बेंगलुरु और मुंबई सहित अनेक शहरों में मॉनसून पूर्व की बारिश होने लगी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसी भी कृषि प्रधान देश के लिए मॉनसून के दिनों में होने वाली बारिश काफी महत्वपूर्ण होती है। आज भी भारतीय किसानों का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई के लिए बरसाती पानी पर ही निर्भर है। आज जबकि दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा शुद्ध पेयजल की नियमित आपूर्ति से वंचित है, तो बरसात का स्वागत किया जाना चाहिए। मॉनसून हमें वर्षा जल का संग्रह करने का अवसर देता है, ताकि भविष्य की जरूरतों के लिए उस कीमती निधि को बचा सके, जिसके लिए रहीम ने बहुत पहले कह दिया था कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो मॉनसून का स्वागत किए जाने का तात्पर्य यह है कि हम बरसात के पानी का सदुपयोग और संरक्षण के प्रति सचेत हो और अपेक्षित तैयारियां रखें। दरअसल देश में पानी के प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आंकड़ों को देखें तो समझ में आता है कि वर्षा जल का संरक्षण क्यों आवश्यक है। कुछ समय पहले राज्यसभा में बताया गया था कि एक अध्ययन में साल 2021 के लिए भारत में औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता 1336 घन मीटर आंकी गई थी, जबकि साल 2031 के लिए प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता 1387 घन मीटर रहने का अनुमान है। तो यह स्थिति चिंता पैदा करती है, क्योंकि 1700 घन मीटर से कम वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता को जल संकट की स्थिति माना जाता है। तो वहीं यह भी भारत में जल वितरण की स्थिति आसमान है। कुछ क्षेत्रों में सामान्य तौर पर हमेशा जल की उपलब्धता बनी रहती है, जबकि कुछ इलाकों में खासकर गर्मी के दिनों में जरूरत के पानी के लिए भी हिंसक संघर्ष की नौबत आ जाती है। इसका कारण यह है कि भारत में जल संसाधनों की स्थिति एक समान नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 71% जल संसाधन देश के 36% हिस्से में केंद्रित हैं, जबकि देश के 64% क्षेत्र में केवल 29% जल संसाधन है। यानी देश के एक बड़े हिस्से को अपनी जरूरत के पानी के लिए जल संग्रह की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में बरसात का जो पानी व्यर्थ बह जाता है, उसे यदि सहेज लिया जाए तो आबादी के एक बड़े हिस्से को जल संकट के कारण होने वाली परेशानियों से बचाया जा सकता है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा करीब 115 इंच होती है, मगर इस वर्षा का वितरण भी भारत के अलग अलग भूभाग में समान नहीं होता। तो वहीं महत्वपूर्ण यह है कि करीब 8.6 करोड़ हेक्टेयर में भारत की खेती सिंचाई संबंधित सुविधा के लिए बारिश पर ही निर्भर है। इसके साथ ही कुछ समय तक बस्तियों, शहरों और गांवों में बरसात के पानी को सहेजने के लिए तालाब, झील, कुएं, बावड़ी, कुंड और जोहड़ बनाए जाते थे। ये जल संसाधन न केवल बरसात के पानी को सहेज कर लोगों को साल भर जरूरत का पानी मुहैया कराते थे, बल्कि संचित पानी से भूजल का स्तर बनाए रखने में भी मदद करते थे। चूंकि इन संसाधनों की सामाजिक उपयोगिता बहुत थी, इसलिए इनके निर्माण को पुण्य कार्य माना जाता था। सक्षम लोग विशिष्ट अवसरों पर जल संसाधनों का निर्माण करवाते थे। राजस्थान के बूंदी जिले के हिंडौली कस्बे के एक तालाब की कथा तो बहुत ही रोचक है। एक बंजारे की बेटी की शादी इस कस्बे में हुई थी। उन दिनों बंजारा घूम घूम कर व्यापार करते थे और बहुत संपन्न हुआ करते थे। एक दिन किसी बात से शुभ उस बंजारे के बेटी को उसकी सास ने ताना मारते हुए कह दिया कि ये कौन से तुम्हारे पिता ने पानी का इंतजाम करके रखा है कि तू खूब पानी बहाती है। यह बात बंजारे को पता चली तो वह अपने लश्कर सहित हिंडौली आया और वहां एक तालाब खुदवाने के बाद ही लौटा। बावड़ियां और कुंड तो जल संग्रह करने के साथ अपने समय के स्थापत्य की समृद्धि का प्रमाण भी देते हैं। गुजरात की रानी की बावड़ी अपने स्थापत्य के कारण ही प्रसिद्ध है और दूर दूर से पर्यटक इसे देखने आते हैं। पुराने किलों में तो तालाबों के अंदर भी बावड़ियों और कुओं का निर्माण कराया जाता था, ताकि आपात परिस्थितियों में संग्रहित वर्षा जल के कारण लोगों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। तो वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर के निकट नरवल के किले का इतिहास नल दमयंती के आख्यान से भी जुड़ा है। इस किले में राजा नल के महल के बाहर ही एक विशाल तालाब है और उस तालाब के अंदर भी 8 कुएं और 9 बावड़ियां हैं।
तो वहीं समय के साथ पुराने जल संसाधन उपेक्षा के शिकार हो गए। अधिकतर प्राचीन जलाशय बरसात के पानी की प्रवाह की राह में होते थे। बरसात का पानी बहकर इनमें एकत्र हो जाता था। पश्चिमी राजस्थान में तो ऐसा तंत्र विकसित था कि एक तालाब के भरने पर पानी दूसरे तालाब की ओर बह निकलता था। तो वहीं बारिश का जल संग्रह के प्रति क्षेत्र के लोग कितने जागरूक थे, इसका अनुमान जैसलमेर के गढ़सीसर तालाब के उदाहरण से लगाया जा सकता है। बरसात के पहले लोग श्रमदान कर इस तालाब की सफाई करते थे। स्वयं शासक इसमें श्रमदान करते थे। पहली बारिश के बाद इस खूबसूरत तालाब में नहाने आदि पर प्रतिबंध था ताकि तालाब का पानी गंदा नहीं हो। तो वहीं समूचे क्षेत्र में इसी तरह से बरसात के पानी के संग्रह और उसकी शुद्धता को बनाए रखने का चलन था। लेकिन जब से पानी नलों के माध्यम से घर घर पहुंचने लगा तो लोग इस प्राचीन संसाधनों के प्रति उदासीन हो गए। देश में अधिकांश तालाबों को रिहायशी बस्तियों के लिए और कुंडों को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पाट दिया गया। लोगों ने कचरा फेंक फेंक कर बावड़ियां और कुएं को अनुपयोगी कर दिया। तो वहीं पुराने जल स्रोतों के मार्ग में नई बसावट या नए निर्माण का एक नुकसान यह भी हुआ कि जरा सी बारिश से बस्तियां में जल जमाव की स्थितियां बनने लगी। महानगरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण नई बस्तियों का निर्माण फिर भी शहरी प्रबंधन की एक बड़ी आवश्यकता माना जा सकता है, लेकिन देश के छोटे छोटे शहरों में भी मामूली बारिश जल पलायन की दृश्य उपस्थित कर देता है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि शहरों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वर्षा जल के प्रवाह को सहेजने के लिए पुराने समय में जो जल स्रोत बनाए गए थे उन्हें या तो उपेक्षा के गर्त में धकेल दिया गया, अतिक्रमण का शिकार बना दिया गया। तो वहीं चंबल नदी के किनारे बसे होने के बावजूद राजस्थान के कोटा शहर की अनेक बस्तियां का भूजल स्तर इसलिए तेजी से गिरा है। 80 के दशक में अंत में बनी एक नीति के तहत हर बस्ती में पानी पहुंचाने की नीयत से खूब नलकूप खोदे गए। हमने धरती के गर्भ का पानी अपने सुख के लिए उपयोग करने की नीति तो बना ली, लेकिन भूजल स्तर को बनाए रखने के उपायों पर गंभीरता से विचार नहीं किया। परिणाम यह है कि भारत के अधिकांश हिस्सों में भूजल तेजी से कम हो रहा है। जब शुद्ध पानी की उपलब्धता समूची मानव जाति के लिए बड़ी चुनौती बनती प्रतीत होने लगी, तो अब आवश्यक है कि हम वर्षा जल के संग्रह और संरक्षण के प्रति सचेत हों। देश दुनिया की ऐसी रोचक कहानियों के लिए आप जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।